हेलो प्यारे साथियों, मैं श्याम सर आप सभी को AKT लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से प्यारे बच्चों हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा जो फुल डिस्कशन के साथ होगा। प्यारे साथियों, तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। सभी ध्यान दें। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि मॉड A बराबर 0 तो A को व्यक्त किया जा सकता है। तो हमारे पास तीन कंडीशन दी हुई है, समझना जरा। पहली कंडीशन दी हुई है हमारे पास विपरीत सदिश। जरा ध्यान दें, पहला कह रहा है वो हमसे विपरीत सदिश। जब विपरीत सदिश की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों समझो ढंग से, विपरीत सदिश क्या होता है। हमने देखा कि A परमाणु है हमारे पास, एक मिनट, विपरीत सदिश। तो ये देखिए, एक हमारे पास या कोई वेक्टर है और एक हमारे पास है। इसका परिमाण है, जो वेक्टर A का परिमाण है वो हमारे पास 5 मीटर है और वेक्टर B का जो परिमाण है प्यारे बच्चों वो भी हमारे पास 5 है। लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसे हैं, अलग अलग हैं। वह वेक्टर जिसका परिमाण समान होता है और दिशा विपरीत होती है प्यारे बच्चों, परिमाण समान, परिमाण समान समान और दिशा क्या होगी, दिशा विपरीत, क्या कहलाएगा, विपरीत सदिश कहलाएगा। अब इसे हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे वेक्टर A बराबर माइनस के वेक्टर B। तो क्या है, नहीं है, तो विपरीत सदिश तो है नहीं। तुल्य सदिश, तुल्य सदिश का मतलब होता है B ऑप्शन। तुल्य सदिश B ऑप्शन का मतलब है A बराबर A के। अब इकाई सदिश क्या होता है, इसे समझो, C ऑप्शन को। इकाई सदिश प्यारे बच्चों, जो इकाई सदिश होता है इसका मतलब जिसका परिमाण A को, जिसका जो परिमाण है प्यारे बच्चों कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, वो क्या होगा, इकाई सदिश होगा। लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं है, यहाँ तो 0 है, परिमाण कितना है, 0 है। तो इसका मतलब इसका एक फॉर्मूला और होता है A कैप बराबर वेक्टर A अपॉन मॉड A। ध्यान देना बेटा। अब बात करते हैं हम शून्य सदिश की। शून्य सदिश, शून्य सदिश क्या होता है कि जिसका परिमाण शून्य हो, जो परिमाण है प्यारे बच्चों क्या हो, शून्य हो। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, डी। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, डी सही है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र लिखिए। मुझे किसका लिखना है, कोणीय संवेग का। तो ध्यान दें, कोणीय संवेग यही समझाता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन समझे सभी, कोणीय संवेग। प्यारे बच्चों, जो कोणीय संवेग होता है वो किसके बराबर होता है, दूरी इंटू, या दूरी कह सकते हैं, विस्थापन कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विस्थापन इंटू दूरी इंटू विस्थापन कुछ भी कह सकते हैं। और होता है हमारे पास संवेग। कौन होता है, संवेग, या दूरी हो सकती है और इसे हम त्रिज्या भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है प्यारे बच्चों। ध्यान दें सभी। तो हम इसे लिख सकते हैं R इंटू संवेग। अब देखो ध्यान दो, R है और संवेग है। अब संवेग क्या होता है प्यारे बच्चों, संवेग की हम बात करें तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। इतना हुआ है, P बराबर किसके होता है, mv के। अब इसे हम लिखें तो देखिए, मान लीजिए दूरी है तो ये मैं इसे लिख सकता हूँ मीटर में। मात्रक लिखना चाह रहा हूँ, पहले मैं इसका क्या लिखना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, मात्रक, मीटर। अब हमें m है जो द्रव्यमान दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम। वेग बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब मैं इसका मात्रक मिला के लिखूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड।
अब ये मेरे पास मूल मात्रक के रूप में आ गया। जब मूल मात्रक के रूप में आ गया तो प्यारे बच्चों हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। जब हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे, जब डायमेंशन निकालेंगे तो किलोग्राम m, मीटर L2, सेकेंड है तो T-1, mL2T-1, mL2T-1। ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे बच्चों? पहला सही है। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना है, बढ़िया सटीक तरीके से समझना है प्यारे बच्चों सभी को। ध्यान दें, एक गतिपालक चक्र फ्लाईव्हील 120 चक्कर प्रति मिनट में लगा रहा है। अब समझो, कोई इस पर गति कर रहा है, इस पर, तो इस पर जो एक मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है? 120 चक्कर लगा रहा है। कितने चक्कर लगा रहा है? 120 चक्कर लगा रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों पूछ क्या रहा है? कोणीय वेग। क्या पूछ रहा है हमें? कोणीय वेग जो ओमेगा होता है 2πn। अब प्यारे बच्चों जब 2πn पूछ रहा है तो सबसे पहले n क्या होती है? पर सेकंड में, प्रति सेकंड में चक्करों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो प्रति सेकंड, एक मिनट में कितने? 120। तो एक सेकंड में कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? एक सेकंड में कितने हो जाएंगे? 120/60, 0 से 0 कितना आ गया? तो अब ये आवृत्ति आ गई, मान लीजिए एक तरह से हमारे पास n बराबर कितना आ गया? 2। अब मैं यहाँ पर n की जो वैल्यू रख दूँ प्यारे बच्चों, तो ओमेगा बराबर 2π × 2, तो ओमेगा बराबर कितने के हो जाएगा? 4π के। देखिए कोणीय वेग कितना हो गया? 4π। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमारे पास 30 सेकंड होती हैं, 30 सेकंड में सवाल करना होता है। अब ध्यान दें, हम यही सवाल को करेंगे। हमने सवाल को पढ़ा कि एक मिनट में कितने? 120। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एक मिनट में कितनी है? 120। तो एक मिनट में कितनी सेकंड? ये या मिनट है प्यारे बच्चों, मिनट। अब एक मिनट में कितनी अब एक सेकंड की बात करेंगे हम, तो 120 बटे कितना हो जाएगा? 60। तो जो हमारे पास n होगी वो कितनी आ जाएगी? 2। तो ओमेगा बराबर कितना होता है? 2πn। अब 2π × 2, अब कितना आ जाएगा? 4π। अब 4π आएगा और इसका मात्रा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकंड। ऑप्शन कौन सा सही है? थर्ड सही है प्यारे बच्चों। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान दें, सभी फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ें प्यारे बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन को सभी ध्यान से पढ़ें, ध्यान दें फोर्थ क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन एक ऊष्मा चालकता का एसआई मात्रक है? वो कह रहा ऊष्मा चालकता। तो ऊष्मा प्रभाव जो होता है प्यारे बच्चों, तो होता क्या है? Q बराबर, अब जब हम ऊष्मा चालकता की बात करें तो ऊष्मा प्रभाव भी हमें देखना पड़ेगा, ऊष्मा प्रभाव की दर देखनी पड़ेगी। तो हम कैसे जानते हैं, समझिए। Q बराबर K डेल्टा T/L। अब प्यारे बच्चों ये तो हमने लिख लिया। अब हम इसमें जानेंगे क्या? देखो क्या क्या होता है? ऊष्मा चालकता। K क्या है? ऊष्मा चालकता। A क्या है? क्षेत्रफल। A क्या है? क्षेत्रफल। T क्या है? ताप में वृद्धि। किस में वृद्धि? ताप में वृद्धि। L क्या है? लंबाई कह लो, मोटाई कह लो। और ये क्या है? ऊष्मा चालकता की दर। अब समझो, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? K की। ये क्या है? ऊष्मा चालकता। अब मुझे K का मान निकालना है प्यारे बच्चों। तो K बराबर क्या हो जाएगा? QL/A डेल्टा T। इतना क्लियर है? तो देखो घबराना नहीं है। ऊष्मा, जब ऊष्मा की दर की बात करें तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। लंबाई का जब मात्रक लिखेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा? मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और डेल्टा T केल्विन हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी का? मीटर से 1 मीटर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा का? जूल प्रति सेकंड मीटर इंटू केल्विन। अब प्यारे बच्चों हमने देखा ये तो नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों सिस्टम को ऊपर लेके जाएंगे। तो जूल सेकंड मीटर केल्विन।
अब देखिए हमारे पास ये किस ऑप्शन में है, हमारे पास किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में प्यारे बच्चों। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। ये समझ में आ गया आपके पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, यह क्वेश्चन मतलब हर प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, हर एक मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन जहाँ तक पूछा ही जाता है, तो इसे हम शॉर्ट वे में समझेंगे, शॉर्टकट में समझेंगे। जरा समझना प्यारे बच्चों, यदि एक पिंड का संवेग 30% बढ़ जाए, संवेग 30% बढ़ता है, यदि उसकी गतिज ऊर्जा, तो क्या पूछ रहा है? गतिज ऊर्जा प्रतिशत में बताइए। तो समझिए प्यारे बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। कितने v स्क्वायर होगा? mv²। प्यारे बच्चों में m का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ और m का डिवाइडेशन दे दूँ, तो मेरे पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 या हो जाएगा mv² अपॉन m। आगे बढ़ा के मैं लिख दूंगा ऐसे कि 1/2 p² अपॉन m। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू p²। हम यहाँ ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/m। कोई दिक्कत की बात नहीं है प्यारे बच्चों। अगर द्रव्यमान दिया होता तो हम इसे पलट देते, लेकिन पूछ क्या रहा है हमसे? काइनेटिक एनर्जी और संवेग में। तो देखो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, हमसे देखो, हमने काइनेटिक एनर्जी पहले लिख ली हमने फर्स्ट, तो संवेग भी कौन सा आ जाएगा? प्रथम आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी हम दूसरी को लिखते हैं इसी प्रकार से 2, तो संवेग भी कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब सवाल को पढ़ो, इस फैक्ट को ध्यान रखना है, इसको करना है तो कोई नहीं लगाना, कोई सा नियम नहीं, कुछ नहीं, बस इसे ध्यान रखना है। एक पिंड का संवेग 300% बढ़ गया। मान लीजिए पहले ये संवेग जो था हमारे पास 100% था, अब 30% बढ़ गया, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 130 हो गया। कोई बात नहीं, 0 से 0 को मैंने क्या कर दिया? काट दिया। अब संवेग का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, तो मैं भी कितने का स्क्वायर कर दूं? 10, दोनों का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 का जब वर्ग करूँगा प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 100 हो जाएगा। 13 का करूँगा तो कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। लेकिन कह क्या रहा है? प्रतिशत में वृद्धि। किसमें वृद्धि? प्रतिशत में वृद्धि। तो प्रतिशत में वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे? 159 माइनस के 100 अपॉन 100 इंटू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 100 से कैंसिल। कितने परसेंट हो जाएगी? 69%। कितने परसेंट हो जाएगी? 69% हो जाएगी प्यारे बच्चों। कहीं नहीं, कुछ नहीं सोचना है। देखो सवाल कैसे करते हैं, मैं यही डायरेक्ट बताता हूँ स्लाइड में ही। एक पिंड का संवेग 30% बढ़ गया। कितने परसेंट बढ़ गया? 30%। तो पहले का मैंने मान लिया, अब 30% बढ़ा, पहले के 100 हो गया, तो मतलब कितना हो गया? 10 यहाँ पर हो गया और 13 यहाँ पर हो गया। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अच्छा जी, अब संवेग मैंने देखा कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा जी? p² की। इन दोनों का भी क्या कर दूं मैं? वर्ग कर दूं। 100 यहाँ हो जाएगा और 100। अब दोनों का डिफरेंट कितना है मेरे पास? 59%। में बदल देना है मुझे। किस में बदल देना है? परसेंट में। 0 कितने परसेंट आ गया? 69%। बताइए, इतना इजी वे में सवाल, कहीं कोई लॉ लगाना ही नहीं है, कोई कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी वे में सवाल। जहाँ तक होगा मैं शॉर्ट ट्रिक में ही बताऊंगा मैं, ठीक है ना? अच्छा जी, अगला चलते हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया। एक मनुष्य लिफ्ट में खड़ा है, समझना, मनुष्य किस में खड़ा है? लिफ्ट में खड़ा है। नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब नियत है, कांस्टेंट है। जो एक्सेलरेशन है वो कैसा? कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो क्या होगा? अब हम इसकी कंडीशन जानते हैं प्यारे बच्चों, समझिए। अब देखिए, लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। क्या कांस्टेंट है बेटा जी? त्वरण। त्वरण कैसा है? नियत है। अब जरा सवाल को समझना। हमारे अंदर हम जानते हैं लिफ्ट में हम बात कर रहे हैं तो एक तो भार पिंड होगा और एक वास्तविक पिंड होगा। मतलब भार पिंड और एक वास्तविक भार होगा, 2 प्रकार के भार होंगे। तो हम पहले लिखते हैं भार पिंड और एक लिखते हैं हम वास्तविक भार। अब प्यारे बच्चों समझना, मैं इसका पूरा डिस्कशन कराऊंगा। इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, ध्यान दें। जिस क्वेश्चन को कराएंगे उसका पूरा डिस्कशन करेंगे उस क्वेश्चन का, तो समझना।
हमने देखा कि भार पिंड है और वास्तविक भार है, दोनों हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। तो प्यारे बच्चों भार पिंड का मान, अब ध्यान देना, भार पिंड का मान किससे अधिक होगा? वास्तव। मेरा वजन, मैंने कहा कि मेरे में 50 kg वेट है, लेकिन जैसे हम जैसे ही लिफ्ट में बैठते हैं, चढ़ते हैं, लिफ्ट में हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो वो समान त्वरण से आ रहा है, तो हमें अपना वेट है वो बढ़ता हुआ महसूस होगा। क्या करेगा? बढ़ेगा। तो वेट में क्या होगी? वृद्धि होगी प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है कि भार पिंड है वो किससे बड़ा होगा? वास्तविक भार से बड़ा हुआ। अब वो कहता है क्या पिंड में वृद्धि होगी? भार में वृद्धि होगी, तो हम लिखेंगे वृद्धि होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। इतना क्लियर हुआ। दूसरा टॉपिक, अगर यही कहाँ जा रहा होता? नीचे की तरफ। नीचे कैसे? त्वरण से। त्वरण कैसा है इसका? नियत। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? तो जो भार पिंड है, कौन सा पिंड? भार पिंड। और दूसरा कौन सा है? वास्तविक। वास्तविक भार। अब देखना यहां पर उल्टा हो जाएगा। जब ऊपर जा रहे थे तो भार पिंड बड़ा था, किससे? वास्तविक भार से। लेकिन यहां ध्यान दें, अब भार पिंड है किससे छोटा होगा? वास्तविक भार से। जब प्यारे बच्चों जैसे हम ऊपर से आ रहे हैं ऐसे करके, तो क्या हम अपने वेट को पहले से कम महसूस करेंगे? तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों कि देखो, इसका मतलब होगा कि जब हम वास्तविक भार से तो हुआ, तो यहाँ पर क्या हो रही थी? वृद्धि। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? कमी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब हमने देखा था ऊपर त्वरण नियत है, तो भार में क्या हो रही है? अब यहाँ समझिए, पहला ऑप्शन उसके वास्तविक भार के बराबर नहीं होगा, उसके वास्तविक भार से कम। वास्तविक भार से तो कम कब होगा? जब नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन वास्तविक भार से अधिक कहाँ जा रहे हैं हम? ऊपर की तरफ। क्वेश्चन कहाँ कह रहा है प्यारे बच्चों? ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? सी सही। तो प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दें, एक समान गति में एक पिंड, समझना इसे भी शॉर्ट ट्रिक से ही समझाऊंगा मैं। इसे भी कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या का एकदम 1 सेकंड या 2 सेकंड का सवाल पहले समझाऊंगा मैं। समझो, एक समान गति में एक पिंड का वेग 2 सेकंड में 200 मीटर प्रति सेकंड है। 2 सेकंड में कितना है? 200 मीटर प्रति सेकंड है। और चौथे सेकंड में 200 मीटर प्रति सेकंड उस पिंड के त्वरण का मान बताइए। तो प्यारे बच्चों समझिए, यहां से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है ए से वो बी तक पहुंच जाता है। ए से बी तक पहुंचने में उसे 2 सेकंड लगती हैं। कितनी सेकंड लगती है? 2 सेकंड। अब जो 2 सेकंड में जो वेग चलता है प्यारे बच्चों, वो 200 मीटर प्रति सेकंड चलता है। समझो, अब वो क्या कर रहा है? चौथे सेकंड के बाद 200 मीटर प्रति सेकंड है। अब जैसे वो यहाँ से फिर यहाँ पर आ जाता है चौथे सेकंड में, तो फिर उसका वेग कितना है? 200 मीटर प्रति सेकंड। अब प्यारे बच्चों एवरेज निकालिए, 1 सेकंड और 2 सेकंड। अब हमने देखा कि यहाँ पर 200 चला और यहाँ पर 200 चला, तो ये 4 सेकंड में, यहाँ पर भी 2 सेकंड में चल रहा है और यहाँ पर भी 2 सेकंड में चल रहा है। देखिए 1 सेकंड बराबर कितने का आ जाएगा? 200/2। 1 सेकंड में कितना चला है प्यारे बच्चों? हमारे पास 100 मीटर प्रति सेकंड। इतना क्लियर है? अब हमने देखा कि 200 तो यहाँ पर है, अब 2 सेकंड यहाँ पर हो गई, और 2 सेकंड का डिफरेंस कितना हो गया? 2 सेकंड। और 2 सेकंड में भी कितना चल रहा है? वो 200 सेकंड। अब हमने देखा कि पहले 2 सेकंड में कितना चला? 200, और दूसरे 2 सेकंड में भी कितना चला? 200। तो वेग कैसा हो गया? समान। जब वेग समान होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। जब प्यारे बच्चों वेग कैसा होगा? समान, तो त्वरण एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे बच्चों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर? एक समान गति में एक पिंड का वेग 2 सेकंड में 200। देखिए समझिए, और चौथे सेकंड के बाद 200 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले 2 सेकंड में 200 और अगले भी 2 सेकंड में कितना? 200। तो 200 है तो वेग कैसा? समान। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान देते चलें क्वेश्चनों पर। अगला समझिए,
स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो y बराबर हमें दिया हुआ है प्यारे बच्चों 2.5 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, इतना दिया है प्यारे बच्चों। इस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तार, कितने मीटर लंबे तार, जो तार की जो लेंथ है प्यारे बच्चों, कोई भी वायर है ये, तो इसकी जो लंबाई है वो कितने मीटर है, 1 मीटर है। अब आगे क्या कह रहा है, लंबाई, फिर क्या कह रहा है, तार की लंबाई को 2 गुना कर दें। तार की लंबाई में वृद्धि हो रही है, जो पहले L थी अब वृद्धि होकर वो कितने गुना हो गई, 2 गुना हो गई प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुना कर दो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो जो इसका जो क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों, जो A है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब A की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है प्यारे बच्चों। अब समझें, हमारा एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं बाय, अब जैसे प्रत्यास्थता गुणांक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है वो, प्रत्यास्थता गुणांक की। हमने टोटल सवाल को पढ़ लिया प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल का मतलब होता है F/A, विकृति लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि इंदु लंबाई ऊपर बन जाएगी। अब मुझे F की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, F की, तो F बराबर क्या हो जाएगा, बाई A डेल्टा L, हो गया ना। अब देखिए हमारे पास मान कितना है इसका, 2.5 इंटू 10 की पावर 12, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -4, कितना गुना हो गया, 2 गुना। अब देखिए ध्यान दें, F बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 5, 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 8 न्यूटन। ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे बच्चों, हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन। इतना क्लियर हुआ। देखो समझाने में समय लग रहा है, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखो कैसे हो जाता है, देखो समझो क्वेश्चन को। हमने कहा कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमारे पास कितना है, 2.5, तो हम लिखेंगे 2.5 इंटू 10 की पावर 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 मीटर लंबे, तो हमारी वास्तु लंबाई कितनी थी, 1 मीटर, लेकिन लंबाई में वृद्धि कितने गुनी हो गई, 2 गुनी, मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्षेत्रफल सेंटीमीटर में किस में चेंज करना है मुझे, मीटर में। किस में चेंज करना है प्यारे बच्चों, मीटर में। तो मीटर में कितना होगा, 10 की पावर -4, मल्टीप्लाई कर लो प्यारे बच्चों, हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 8 और न्यूटन। बताओ क्या देर लग रही है, कोई देर नहीं लग रही है, बस समझना है प्यारे बच्चों सभी को। नेक्स्ट देखिए, एक पिंड h ऊंचाई से गिरकर, पिंड कौन सी ऊंचाई थी, h ऊंचाई से गिर रहा है, तो मान लीजिए पिंड ये h ऊंचाई हो गई, यहां से पिंड गिरना शुरू कर रहा है प्यारे बच्चों, ऊंचाई से गिरकर 3/4 h ऊंचाई पर आता है। तो जो अब यहां से जो पिंड आ रहा है वो कितनी ऊंचाई पर आ रहा है, 3/4 h ऊंचाई पर आ रहा है। अब यहाँ आकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा तो यहाँ ऊर्जा होगी, कौन सी ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी प्यारे बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी होगी तो किसके बराबर होगी, mgh के बराबर होगी। h बराबर कितना है हमारे पास, ध्यान दें, पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 mgh। तो h की वैल्यू यहाँ कितने पर रुकी है, 3/4 h पर रुकी है। अब हमारे पास इस भाग में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, इस भाग में काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, A1/2 mv²। अब ध्यान दें, टोटल ऊंचाई कितनी थी h, लेकिन इतने में क्या है, स्थित ऊर्जा, तो इसमें से इससे घटाएंगे प्यारे बच्चों हम, तो h का मान, h डैश का मान निकाल लें, या समझो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, h -3/4 h बराबर 1/4 h आ जाएगा। अब गतिज ऊर्जा होगी, केवल गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी ऊंचाई पर होगी, 1/4 h पर। तो अब लगा लो कहने, अब देखो v बराबर v² बराबर u² प्लस के 2gh, v² बराबर ये तो 0 है प्रारंभिक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, +2 h की वैल्यू कितनी है, 1/4 h, काट दो प्यारे बच्चों, कितनी बार कट गई, 2 बार, तो v² बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 gh। रख दीजिए इसमें, काइनेटिक एनर्जी
बराबर प्यारे बच्चों 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 mgh। क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा और गति ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है। तो हमसे कह रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान दें, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी मेरे पास 3/4 mgh, काइनेटिक एनर्जी कितनी 1/4 mgh। अब प्यारे जो mgh थे mgh काट दिया, 4 से 4 काट दिया, जो अनुपात आएगा वो 3 अनुपात कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। अब प्यारे बच्चों ये सवाल इतना बड़ा कैसे हुआ सर जी, सवाल कोई बड़ा नहीं हुआ है, सवाल को शॉर्ट में समझ लो। स्थित ऊर्जा हो रही है कितने पर हो रही है 3/4h पर, तो हमारे पास हम सीधे निकाल लेंगे mgh, और शेष कितना बच्चा 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। अगला समझिए, डिस्कशन में एक क्रेन 120 मीटर गहरी खान में। अब समझो कोई भी ये खान है, हमने ये खान बना ली। अब इस खान की जो गहराई है प्यारे बच्चों, ये गहराई है, ये गहराई ये 120 मीटर है। कितने मीटर है 120 मीटर है। प्रति घंटा 9000 किलोग्राम कोयला प्रति घंटा, मतलब जो टाइम है वो कितना है 1 घंटा, और जो द्रव्यमान है वो कितना है प्यारे बच्चों 9000 निकालती है। तो क्रेन की शक्ति वाट में शक्ति को पूछ रहा है, तो P बराबर क्या होता है W/T। जब प्यारे बच्चों ऊंचाई की बात होती है, ऊंचाई आ जाए तो हम W बराबर स्थित ऊर्जा के कर लेते हैं, W बराबर mgh। W बराबर किसके mgh अपॉन क्या हो जाएगा T, रख लो। M की वैल्यू 9000, G की वैल्यू हमें दे रखी है 9.8, H का मान कितना प्यारे बच्चों 120, समय कितना है, अब इसे सेकंड में बदलो तो 60 इंटू सेकेंड। अब हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितनी बार, और अगर इससे इसे काट दें तो कितनी बार, इससे इसे काट दें तो कितनी बार। अब प्यारे बच्चों जो हमारे पास जो इनका मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 2940 वाट। कितने वाट आएगा 2940 वाट। तो क्रेन की जो शक्ति है वो कितने के बराबर है 2940 वाट के बराबर है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला ये कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता होती है, तो ध्वनि की तीव्रता होती है प्यारे बच्चों आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। किसके होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अब इसे समझो सवाल को, 12 नंबर सवाल समझे। दोलन करती एक पट्टी 30 सेकंड में 180 दोलन करती है, मतलब 30 सेकंड में कितना दोलन कर रही है 180। एक सेकंड में कितना करेगी 180/30, कितने दोलन करेगी 6 करेगी प्यारे बच्चों। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो आवृत्ति पर सेकंड में दोलनों की संख्या क्या कहलाती है आवृत्ति, तो n बराबर कितनी हो जाएगी 6। अब आगे देखते हैं, यदि ध्वनि का वेग वायु में 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो वायु में जो वेग है प्यारे बच्चों वो कितना है 330 मीटर प्रति सेकंड। क्या कहना चाह रहा है, तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, तो लेमडा बराबर क्या होता है v/n, 330/6 बराबर कितने मीटर प्यारे बच्चों 55 मीटर आ जाएगा, मतलब 55। कितने मीटर आ जाएगी 55 आ जाएगी। तो इतना समझ में आ गया प्यारे बच्चों, 55 आ जाएगी यहाँ पर। अगला देखते हैं अभी, चलो। अनुनादी दोलन निम्न में से किसकी विशेषता को स्थित करता है, अनुनादी। अब ये अनुनादी क्या होता है इसे समझना है प्यारे बच्चों। अनुनादी होता है वो होता क्या है इसे हम समझते हैं। समझो, कोई भी अनुनादी की बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी वस्तु होती है प्यारे बच्चों। देखो सवाल को सभी ढंग से पढ़ें प्यारे बच्चों, उसके बाद समझते हैं। हमने कहा कि अनुनादी दोलन में किसकी विशेषता अधिक होती है, तो जब अनुनादी दोलन की बात करते हैं तो अनुनादी दोलन पर एक बल लगता है जो होता है आवृत्ति बल होता है। देखिए इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं हम, आवृत्ति बल।
एक आवृत्ति बल की आवृत्ति होगी, ध्यान देना, आवृत्ति बल की क्या होगी, आवृत्ति होगी, और एक किसकी आवृत्ति होगी, ध्यान देना बढ़िया तरह से। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बड़े सटीक मतलब कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं, ढंग से समझना। और यहाँ पर क्या होगी, वस्तु की आवृत्ति। जब आवृत्ति बल की आवृत्ति और वस्तु की आवृत्ति दोनों बराबर हो जाती है प्यारे बच्चों, दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो अधिकतम आयाम उत्पन्न होता है। अधिकतम क्या उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों, आयाम उत्पन्न होता है। तो अब जब दोनों बराबर हो जाएंगी तो अधिकतम क्या होगा, आयाम होगा। जब अधिकतम आयाम होगा तो इसका मतलब है कि अधिकतम प्रणोदित कंपन होंगे, अधिकतम प्रणोदित दोलन होंगे। हम कह सकते हैं फिर क्या होगा, यहां पर प्रणोदित कंपन होंगे प्यारे बच्चों। जब प्रणोदित कंपन होंगे मतलब हमने क्या कहा था कि आवृत्ति बल की आवृत्ति और वस्तु की आवृत्ति जब बराबर हो जाती है तो अधिकतम आयाम होगा। अधिकतम आयाम होगा तो अधिकतम क्या होंगे, प्रणोदित कंपन होंगे। जब अधिकतम कंपन होंगे प्यारे बच्चों तो अनुनाद दोलन होंगे। कौन से दोलन होंगे, अनुनादी दोलन होंगे। जब अनुनादी दोलन होंगे और इसकी घटना की बात करेगा, किसकी बात करेगा, घटना की, तो ये घटना होगी वो कौन सी होगी, अनुनाद होगी। कौन सी घटना होगी, अनुनाद की घटना होगी प्यारे बच्चों, समझ लो। अब देखो सबसे ज्यादा प्रणोदित कंपन हो रहा है तो प्रकृति किसी की बात नहीं हो रही है, तो किसकी, ऑप्शन कौन सा सही है, प्रणोदित दोलन। कौन सा सही है, प्रणोदित दोलन। पर ध्यान देना मतलब आवृत्ति बल की आवृत्ति और वस्तु की आवृत्ति दोनों समान हो जाएगी तो अधिकतम क्या उत्पन्न होगा, आयाम। अधिकतम आयाम होगा तो क्या होगा, प्रणोदित दोलन होगा। अगर दोलन होगा तो अनुनादित दोलन होगा। और घटना क्या किसकी होगी जी, अनुनाद की होगी प्यारे बच्चों, किसकी होगी, अनुनाद की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। एक छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक कितना, रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक को मैं अल्फा से नोट कर देता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। किससे नोट किया, अल्फा है। बराबर कितना दे रखा है मुझे, 0.00017 प्रति डिग्री से। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस छड़ की 1 मीटर की लंबाई, तो जो 0 डिग्री सी की बात हो रही है प्यारे बच्चों, 0 डिग्री सी पर कितने मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा है। लेकिन वो कह रहा है 0 से 100 तक गर्म करने पर, अब कितने पर गर्म हो रहा है प्यारे बच्चों, 100 पर गर्म हो रहा है, तब कितना होगा वो कह रहा है। तो समझिए सभी, 100 बराबर, अब प्यारे बच्चों हमने देख पा रहे हैं कि वो कितने की बात कर रहा है, 100 की बात कर रहा है। कितने की, 100 की। तो कितना पहले था, 0 था, 1 प्लस के अल्फा थीटा। अब देखिए 100 निकालते हैं हम, 1 तो ऐसे ही रहेगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.0000170 इंटू मल्टीप्लाई कितने डिग्री सी पर पूछ रहा है, कितने डिग्री सी पर, 100 पर। तो थीटा बराबर भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कर दो, इस सब का मल्टीप्लाई करके निकालता हूं तो मेरे पास जो निकल के आएगा, जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1.0017। अब ध्यान देना 100 पे इतनी है और 1 पर हमारे पास 1 है। तो अब हमसे कह रहा है कि टोटल डिफरेंस, वो कह रहा है इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो लंबाई में क्या होगी, वृद्धि, लंबाई में वृद्धि होगी प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगी, 100 माइनस के, तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.00 मान लीजिए। इसकी जो वैल्यू निकल गई प्यारे बच्चों वो कितनी थी, 1.0017। अब देखो 1.0017 माइनस के कितना है 1, तो कितना बचा, 0.0017। इतना लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब इस किस में आएगी, इस सेंटीमीटर में आएगी। तो कौन सा सही है प्यारे बच्चों, ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, सी सही है। अगला देखिए, गोलीय बेलनाकार लेंस से कौन सा रोग दूर होता है। तो ऑप्शन सही है हमारा अबिंदुकता। कौन सा सही है, अबिंदुकता।
लेकिन प्यारे बच्चों दो लेंस दिए, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। एक तो निकट दृष्टि दोष दिया हुआ है, एक दूसरा दिया हुआ है हमें प्यारे बच्चों क्या, दीर्घ दृष्टि दोष। तो इनके लिए जानते हैं हम, तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो है अवतल लेंस, अवतल लेंस। और दीर्घ दृष्टि के लिए जो प्रयोग करते हैं वो क्या है, उत्तल लेंस। ये क्लियर हो गया? आगे समझिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उत्पन्न होता है यदि स्रोत, देखो ध्वनि में जो डॉपलर प्रभाव जो उत्पन्न होता है तो उसके स्रोत की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। तो वो स्रोत की बात कर रहा है, तो ध्वनि की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता है। ध्यान दें 16वें क्वेश्चन को ढंग से समझें। ध्वनि की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों, आभासी परिवर्तन। तो ध्यान देना, नंबर पहला पॉइंट समझाता हूं, अगर कोई भी स्रोत यहां पर है और एक श्रोता यहां पर है, ध्यान देना श्रोता यहां पर है, दोनों की दूरी पर है और एक दूरी के साथ साथ ये दोनों हैं वो कैसे हैं, स्थिर है, दूरी पर भी है और स्थिर है। तो क्या ध्वनि की आवृत्ति में कोई परिवर्तन होगा, तो हम कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना, श्रोता ये रहा, स्रोत ये रहा, श्रोता, यहां से कोई भी तरंग निकल रही है, अब वो जितनी जिसे सुनाई दे रही है वही सुनाई देगी, क्योंकि दोनों कैसे स्थिर है और एक फिक्स लंबाई पर है, तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। लेकिन ध्यान दो, स्रोत और श्रोता, अगर कोई एक गतिमान हो, कोई एक कैसा हो प्यारे बच्चों, गतिमान हो, जब कोई एक गतिमान होगा तो आवृत्ति में परिवर्तन होगा, आवृत्ति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब है कोई सापेक्ष गति होगी, सापेक्ष क्या होगी प्यारे बच्चों, गति होगी। और ऑप्शन कौन सा सही हमारा, सी सही। कौन सा सही है, सी सही है, सापेक्ष गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, धारा घनत्व की निम्न में से कौन सी राशि है, तो धारा घनत्व एक कैसी राशि है, सदिश राशि है प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं है। अब यहां समझना 18वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दें, जब कोई तारा पृथ्वी की ओर आता है, ध्यान देना आता है, और वर्णीय रेखाएं विस्थापित होती हैं, बड़ा प्रॉब्लम है, समझो। कोई भी स्टार है ये, और यहां पर कोई ये पृथ्वी है प्यारे बच्चों, पृथ्वी, ध्यान देना, जब हम कहते हैं कि पृथ्वी से दूर जाता है, मतलब पृथ्वी से क्या जाएगा, दूर, पृथ्वी हो गई, ये कोई तारा हो गया। जब तारा पृथ्वी से दूर जाता है, जब पृथ्वी से तारा क्या करेगा, दूर जाएगा, तो दूर जाएगा, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, जब दूर जाता है, कोई भी वस्तु दूर जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, तो ये कैसा हो जाएगा, दीर्घ तरंग दैर्घ्य कैसी हो जाएगी, दीर्घ तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। अब दीर्घ तरंग दैर्घ्य तो हो जाएगी, लेकिन अब वो कहता है विस्थापित किधर होगा, क्वेश्चन समझे, विस्थापित किधर होगा, तो विस्थापित किस रंग की तरफ होगा, लाल रंग की तरफ। किधर होगा प्यारे बच्चों, लाल रंग की तरफ होगा। किधर होगा विस्थापित, लाल रंग की तरफ होगा। ठीक, अगर यही स्टार ये पृथ्वी है, ये तारा है प्यारे बच्चों, जब यह पृथ्वी की तरफ आ रहा है, ये पृथ्वी से दूर जा रहा है, ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है, क्या कर रहा है, आ रहा है, तो यहां पर जो तरंग दैर्घ्य होगी वो कैसी होगी, लघु तरंग दैर्घ्य होगी। कैसी होगी प्यारे बच्चों, लघु तरंग दैर्घ्य होगी। जब लघु तरंग दैर्घ्य होगी तो इसका मतलब है इसकी जो इसको जो विस्थापित होगा प्यारे बच्चों, वो किस कलर की तरफ होगा, वो होगा नीले रंग की तरफ। किधर होगा प्यारे बच्चों, नीले रंग की तरफ। किस तरफ, तो अब समझो,
जब कोई तारा पृथ्वी की ओर आता है तो वर्णीय रेखा किधर विस्थापित होंगी प्यारे बच्चों, किधर विस्थापित होंगी, नीले रंग की तरफ। क्लियर हुआ। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। देखिए क्वेश्चन बहुत सटीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें ढंग से समझना है प्यारे बच्चों कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो हमारा एक ऑप्शन तो देखें, पहला ये जो चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी प्यारे बच्चों, तो वो की थी ऑस्ट्रेड ने। किसने की थी, ऑस्ट्रेड ने। लेकिन फैराडे ने क्या किया था, फैराडे ने तो कुछ किया था, तो फैराडे ने जो किया था वो था विद्युत चुंबकीय प्रभाव को। फैराडे ने किसको किया था प्यारे बच्चों, नहीं फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे ने किसकी खोज की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्यारे बच्चों। अब अगला समझे, मैक्सवेल ने क्या किया था फिर। अब प्रॉब्लम आती है, मैक्सवेल भी तो है यहाँ पर, तो इसने क्या किया था बेटा, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। मैक्सवेल ने क्या दिया था, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। मैक्सवेल ने क्या दिया था, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। आप समझ आई, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण दिया था, ऑस्ट्रेड ने क्या दिया, विद्युत चुंबकीय प्रभाव दिया था, लेकिन मैक्सवेल ने क्या दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत दिया था। तीनों के नाम हो गए क्लियर। पानी में छड़ टेढ़ी दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, चार्ल्स लैंगमुर नियम निम्नलिखित में से किसके लिए लागू किया जाता है। ये हमें पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि किससे दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों जो ये नेम है, ये नेम है केवल डायोड के में उपस्थित होता है। किस में होता है, डायोड में। ध्यान रखना, इससे समझिए। हमें कोई भी मान लीजिए, अब श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, श्रेणी क्रम की। तो श्रेणी क्रम में हम इस प्रकार से जोड़ते हैं। अब देखिए, पहला दे रखा है हमें 2 ओम, तीसरा 3 ओम, फिर दे रखा है हमें 4 ओम, फिर दे रखा है हमें 6 ओम। तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। मान लीजिए हम यहाँ ए मान लें और यहाँ बी मान लें, तो ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, समतुल्य प्रतिरोध। तो कैसे निकालेंगे, देखो श्रेणी क्रम होता है तो ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो R बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 बराबर 15 ओम। कितने ओम हो जाएगा, 15 ओम। तो इसका मतलब कौन सा सही है, हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी। मैंने अभी कराया पीछे, किसने की थी प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी प्यारे बच्चों, वो किसने की थी, वो की थी फैराडे ने। कोई दिक्कत है नहीं है। अब समझिए 24वां, परमाणु का द्रव्यमान मास निर्भर करता है। परमाणु का जो द्रव्यमान का जो मास होता है वो निर्भर करता है। अब ये निर्भर किस पर, देखो परमाणु, कोई परमाणु होता है उसमें संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अच्छा जी, कैसे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है उदासीन, न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन। प्रोटॉन पर चार्ज होता है धन चार्ज होता है। ये न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन केवल स्थिति बनाए रखता है। क्या करता है, स्थिति बनाए रखता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अब कौन उपस्थित होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। कौन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन होगा तो कहाँ होगा प्यारे बच्चों, बाहरी कक्षाओं में होगा। कहाँ होगा, बाहरी कक्षाओं में। आगे देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है और ध्यान देना क्वेश्चन पर। वह तारा जो रेडियो तरंग उत्पन्न करता है, वह ऐसा कौन सा तारा है प्यारे बच्चों जो रेडियो तरंग उत्पन्न करता है। तो वह एक ही तारा है प्यारे बच्चों, वो कौन सा है, पल्सर। कौन सा तारा है, पल्सर। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज का हम यहीं पर प्रैक्टिस से हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट
प्रैक्टिस सेट हम कल कराएंगे प्यारे बच्चों। AKT लाइव को सभी सब्सक्राइब करें और सभी मतलब शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। धन्यवाद।